फैज़ रहमान साहब, इस सारे मामले जी में जिस तरह ये बता रहे हैं मंसूर साहब के जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास जो दिफाई निज़ाम वहाँ पे मौजूद था, मेरे ख्याल में इंटरसेप्टर्स की बात कर रहे हैं या मिसाइल्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ जी पे स्टॉक पाइल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहे हैं और इसके लिए एक परेशानी पाई जाती है। और दूसरी जानब हमने बरतानिया की जानिब से भी देखा, उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि रिजीम चेंज के अंदर जो है वो यकीन रखती हो, जबकि हमने माजी में देखा है कि बरतानिया एक बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है अमेरिका का। आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो एक वर्ल्ड ओवर सपोर्ट मिलनी चाहिए थी दीगर ममालिक की जानिब से, वो लेने में वो अब तक नाकाम रहा है? बिल्कुल ऐसी ही है। अब देखिए यूरोप बहुत ज़्यादा एक वहाँ रिलक्टेंस पाई जाती है। और अब यहाँ के जो एक बड़े एक अहम सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जो कि अपने ट्रम्प साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और इस जंग के बारे में सबसे बड़ी आवाज़ जो सामने आई है वो लिंडसे ग्राहम की आई है। तो उसने बाकायदा वो तो बुरा भला कह रहे हैं यूरोपियंस को कि वो अब तक शामिल नहीं हुए, लेकिन बातों की हद तक तो ज़रूर हुआ है। लेकिन आप ये देखिए असल में मंसूर इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो ये कि जिससे एक इंग्लिश का जो मुहावरा है कि टू स्प्रेड योर सेल्फ थिन, अमेरिका ने और इसराइल ने अपने जो टेंटिकल्स हैं वो इस तरह से फैला दिए हैं हर जगह कि जो एक अपनी फिर जो आपकी जो एक इंसानी मजबूरियां हैं और इंसानी जो हुदूद हैं उनको आप पार नहीं कर सकते जो कुदरत ने बनाई है। और आज वही आपके सामने आ रहा है कि देखिए हम तो खुद, मैं भी कई तबसरे कर चुका हूँ। जब वॉर शुरू हुई, चौथा दिन शुरू हो चुका है, पहले दिन हमने यही कहा था कि शायद ईरान सस्टेन ना कर पाए। लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अमेरिकन ये कह रहे हैं, जो यहाँ के कमेंटेटर्स हैं और जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जिनके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स की उनकी फॉलोइंग है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, एक मुल्क है, एक तहजीब की वो नुमाइंदगी करता है। आप उसको इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़तरा है इस वक्त, अगर ये कैंपेन फेल होती है तो ख़तरा इसराइल को और इवन अमेरिका को है, जो कि नए ममालिक हैं, जो कि इन्वेंटेड कंट्रीज़ हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो असल जो डर और खौफ है वो अमेरिका में है और इसराइल के हवाले से लोगों को है कि क्या वाकई ये कैंपेन ईरान को मंसूर सिर्फ सरवाइव करना है। देखिए ईरान की जो थ्रेशहोल्ड है वो ये कि ऑल दे हैव टू डू जस्ट सर्वाइव, और एक वक्त 4 हफ्ते हो सकता है 4 महीने जितने भी वक्त है वो गुजार लें। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका की जो, जैसे खुद हमारे मंसूर साहब ने, हमारे दोस्त ने फरमाया कि सारा स्टॉक पाइल्स न सिर्फ ये कि शिफ्ट कर दिया गया है बल्कि आपकी इन्वेंटरी अब ख़त्म हो रही है आहिस्ता जी। आहिस्ता। और जो रीइंफोर्समेंट है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, अब आप जो लोग वहाँ पर सफ़र नहीं कर पा रहे, सारी फ्लाइट्स ख़त्म हो चुकी है, आप उन सप्लाईज को रीइंफोर्स कैसे करेंगे, वो स्टॉक पाइल्स दोबारा वहाँ कैसे पहुँचाए जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी ही एक ख़तरनाक सिचुएशन है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुसूसन ट्रम्प साहब ने, इनका ख्याल ये था कि जाएंगे 4-5 घंटे की ज़बरदस्त बॉम्बिंग करेंगे और मामला पूरा कोलैप्स हो जाएगा और वहाँ ईरानी अवाम खड़े हो जाएंगे और फ़ौरन कोई नया आदमी आकर इनके साथ माहदा कर लेगा, डील करना शुरू कर देगा और नाइस एंड डैंडी सब कुछ जो है होकर ही वापस हो जाएंगे। और फिर ये अपने नवंबर के इलेक्शंस जीतने के लिए अपनी फतह के ड्रम्स बजाएंगे और फिर इनको कांग्रेस में और मज़ीद बड़ी अक्सरियत मिल जाएगी ठीक। और ये एक ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ना होता नज़र आ रहा है। और यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो इस वक्त न सिर्फ एक वाइट हाउस में बल्कि पूरी रिपब्लिकन पार्टी में पाया जाता है। आपने फैज साहब, चूंकि आपने स्टॉक पाइल्स की बात की, इन्वेंट्री की बात की, मंसूर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान के हवाले से जाहिर बात है इस वक्त एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। ईरान के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ स्टॉक रिपोर्ट्स जो हैं वो आती हैं कि जनाब इतने हज़ार ड्रोन्स हैं, इतने हज़ार मिसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई वाज़ेह तौर पे इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपके पास क्या कोई ऐसी खबरें हैं कि वाकई ईरान के पास क्या इस मामले को, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले फैज साहब पर फरमा रहे थे कि ईरान का काम सिर्फ सर्वाइव करना है, तो ये सर्वाइवल जो है वो किस हद तक उसको इंश्योर कर सकता है? क्या इतना स्टॉक पाइल उसके पास मौजूद है ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, कि वो इस जंग को जो है वो तवील अरसे तक सस्टेन कर सके? जी, जो शहीद रहबर हैं उन्होंने अपने शहादत से पहले ही, ज़ाहिर है उन्हें एक ज़ीरक शख्सियत थे, उन्हें एक पूरा मंजरनामा नज़र आ रहा था और जिस अंदाज से जंगी तैयारियां थी, तो उन्होंने एक पॉलिसी इवॉल्व की थी कि जिसके तहत एक टर्म इजाद हुई थी कि मोज़ैक डिवीज़न। उन्होंने जितना भी मिलिट्री स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इवन रिलीजियस जो उनका एक पैराफ्री है,
उसको उन्होंने प्रोविंस लेवल पे, इवन उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया और एक इंडिपेंडेंट कमांड स्ट्रक्चर जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया, और इसी तरीके से जो स्टॉक्स की तकसीम भी उसी नौइयत की कर दी। हम्म। तो इस लिहाज से इस वक्त ईरान के अंदर अमलन आपको उस अंदाज के गवर्नमेंट सेटअप नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बाहमी राब्ते उस अंदाज से मफकूद है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही कंसर्टेड किस्म की एफर्ट जो है रिप्लाई के हवाले से भी, यानी जो इसराइल को जवाब दिया जा रहा है वो भी है, और उसके साथ साथ उनकी जो सियासी बयानबाजी है वो भी साथ साथ जारी है। तो ये बुनियादी तौर पे वो जो मोज़ैक डिवीजन पॉलिसी थी, वो मेरा ख्याल एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके नतीजे में ये बात किसी हद तक यकीन से कही जा सकती है कि ईरान जो है, ये जो सर्वाइवल का गेम जिसकी तरफ फैसला ने इशारा किया, उसको मेरा ख्याल है कुछ लंबे अरसे तक कैरी कर लेगा, पुल कर लेगा। और यही उनका इस वक्त सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक नए रहबर का तकर्रुर नहीं होता उस वक्त तक मैं समझता हूँ, इसी वजह से आपने नोट किया कि जैसे ही इंतकाल शहादत की कंफर्मेशन हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो पहला सरकारी ऐलान देखने को मिला, उसमें जो सोग का पीरियड था वो उन्होंने बड़ा लंबा रखा, 40 रोज़ा सोग और 7 दिन की बाकायदा जैसे कहना चाहिए तातीलात का ऐलान किया। मकसद यही था कि लोग उस अंदाज से अगर उनका कोई मसाइल हैं, वो बाहर निकलना भी चाहते हैं, वो ना निकले। और वैसे भी ये जो सोग का ये जो पीरियड है, इस दौरान इस नौइयत की कोई एक्टिविटी करना ईरान का जो माशरा है उसमें वैसे ही बड़ी मायूब चीज़ समझी जाती है ठीक। कि इस सदमे के दौर में आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है, चाहे वो रिजीम चेंज को सपोर्ट कर रहा हो या अदरवाइज, तो ये बड़ा एक लिहाज से प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें जो है की गई हैं। अब उसके साथ जो अबूरी काउंसिल तश्कील देगी वो अपनी जगह एक इस सर्वाइवल गेम में ईरान का जो अज़्म है उसको जाहिर करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे खुद अमेरिका को भी बड़ा यानी तकलीफ है और इसराइल को भी बहुत तकलीफ है कि हम जिनको मारने आए थे वो तो एक नई शख्सियात और नई क़यादत जो है वो उभर रही है। तो ऐसी सूरत में यकीनन इस वक्त जो स्टॉक पाइल्स का एक उसका कोई एग्जैक्ट स्टॉक टेकिंग तो किसी के पास नहीं है, उसमें यही इस वक्त जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि खासतौर पे अब तक जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं ईरान ने, वो उसमें उन्होंने अभी अपना सुपरसोनिक स्टॉक नहीं छेड़ा है। और जिस वक्त उसको वो हाथ लगाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है जंग का पलड़ा या इस जंग की हिद्दत सही मानों में तल अवीव या वाशिंगटन में महसूस की जाएगी। और फिर मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ जो एक बर्फ जमी हुई है, जो अमेरिका में तो शायद आजकल वैसे ही बहुत जमी हुई है, तो वो उनके दिमागों पे जो जमी बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी और उन्हें फिर आटे दाल का भाव मालूम होगा। और ख़ासतौर पे जो गंभीर मंजरनामा फैज साहब ने उसके सियासी एकलन ऑफ पावर के हवाले से बताया है, तो वो मैं समझता हूँ इंतहाई तशवीशनाक है। ठीक। जल्द ही अगर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो इस नेतन्याहू एंड कंपनी से अपना हाथ छुड़ाएंगे और कम से कम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी साजी जो है अमेरिका के हवाले से करके दिखाएंगे। फैज साहब, अभी रिजीम चेंज के हवाले से बात हो रही थी और ऑब्वियसली आयतुल्ला खamenei की शहादत के बाद यही डिस्कशन हो रही थी कि अमेरिका शायद सबसे पहला जो टारगेट है वो ये चाहता है कि रिजीम चेंज की जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इस जंग के शुरू होने से पिछले 2-3 हफ्तों की अगर आप मीडिया की खबरें देखें तो उसके अंदर यही डिस्कशंस बार बार डोनाल्ड ट्रंप से की जाती थी कि कौन इक़्तिदार संभालेगा, आपकी नज़र में कौन कैंडिडेट है, किस शख्स को जो है आप पसंद करेंगे कि वो आके इक़्तिदार वहाँ पे संभाले। तो वो नाम किसी का नहीं लेते थे, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड। लगता यही था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहला टारगेट है वो यही है कि ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज आए और कोई ऐसी अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आए जो उनके साथ जो है बातचीत कर सके। लेकिन कल मैं मार्को रूबियो की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया रिजीम चेंज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको बंद करें। रिजीम चेंज के बारे में एक्चुअली उन्होंने उसे डाउन प्ले करने की कोशिश की। क्या बेसिकली ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है जो अमेरिका अब समझता है कि हमसे मिस हो गया है, इट इज़ नॉट अचीवेबल एनी मोर, क्योंकि ना अवाम सड़कों पर निकले, ना कोई दूसरी क़यादत जो है फिलहाल सामने आई? आपको ये लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मंसूर। अगर आप देखिए पहले दिन उन्होंने जो अपनी 8 मिनट और 12 सेकंड की जो वीडियो जारी की थी ट्रंप साहब ने, जब ये अटैक्स शुरू हुए, तो सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त हदफ हमारा यही है कि रिजीम को चेंज किया जाए। और उन्होंने कहा आवाम से डायरेक्ट कि अब आपकी हुकूमत है, आप इसको टेक ओवर करें, आप बाहर निकलें और संभाल लें, अपना मुल्क वापस ले लें। तो डायरेक्ट अपील की थी और यही उनका गोल था। और देखिए इनके लिए सबसे जो आइडियल सिचुएशन थी और जो कि कहा जा रहा था कि वो एक माचिस लगा दें, वहाँ आग लग जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे और ये जो
एक मजहबी हुकूमत है, इनको भागने पे मजबूर किया जाएगा और उसकी वजह से फिर इनके पास कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जो बहुत ही डोसाइल किस्म की लीडरशिप होगी जो इनसे मामला करेगी और एक प्रो इज़राइल और एक अमेरिका नवाज हुकूमत के एक ख्वाब देखे जा रहे थे। लेकिन आप भी देखिए इस वक्त अभी जो एक बहुत अहम शख्सियत है, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे, एरिक फ्रेंस, जो कि ब्लैक वाटर जैसी मलेशिया के बानी हैं। तो वो कई चैनल्स पर इस वक्त आके तबसरे दे रहे हैं और ख़ुद वो इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हालांकि ही इज़ ए वेरी लाइक कंजर्वेटिव और यही प्रो रिपब्लिकन और प्रो इज़राइल आदमी है। उसने खुद अब ये कहा है कि अब ट्रंप के पास ऑप्शन ये है कि चूंकि उन्होंने एक वहाँ की जो आला तरीन क़यादत है उसको रिमूव कर दिया है, तो बस अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और वापस आ जाएं। अगर मैं उनकी जगह होता बकौल उनके, तो इस वक्त फौरी तौर पर जंग बंद करने की तरफ आगे बढ़ता।